दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? नहीं सर। अच्छा, स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है। नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस दूसरे थ्योरेटिकल क्लास में। बीएससी थर्ड ईयर, पेपर सेकंड। पेपर का नाम है एडवांस योगा थेरेपी। एडवांस योगा थेरेपी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा लेक्चर है, इफेक्ट ऑफ वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम। और इसके अंतर्गत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स और 5 सेंसेस, 3-4 तंत्रों पर योग के अलग अलग अभ्यास के प्रभाव को देखेंगे। अब स्क्रीन दिख रही है? पीपीटी दिख रही है? यस सर दिख रही है। तो इसमें पहला सिस्टम हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रक्त हृदय से जुड़े हुए संस्थान हैं या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो रक्त परिसंचरण सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इन सब में मुख्य रूप से वह अभ्यास प्रभावी होते हैं जो अभ्यास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं, रक्त को प्यूरिफाई करें या फिर नर्वस सिस्टम पर काम करें। इस स्वभाव वाले अभ्यास इस सिस्टम को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। क्योंकि यह अंग जो रक्त परिवहन का काम हार्ड करता है, वो उसका कार्य हमारे मेहनत वाले काम, जो एक्सरसाइज इत्यादि हम करते हैं, योगासन करते हैं जिसमें रक्त प्रवाह बढ़ता है, वह उसको सीधे बढ़ा देता है, उसके प्रवाह को सीधे प्रभावित करता है। और दूसरे जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो मानसिक संवेदनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं या योग की भाषा में वृत्तियां कहते हैं, वो उसको सीधे प्रभावित करते हैं। और दूसरा, शरीर में जो टॉक्सिसिटी का स्टोरेज है वो भी प्रभावित करता है। तो आइए अब इस दृष्टिकोण से हम एक एक करके सभी अभ्यासों को देखते हैं। षटकर्म के अंतर्गत चूंकि श्वसन तंत्र का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से सीधा संबंध होता है, इसलिए नेति क्रिया भी इसमें लाभकारी होती है। चूंकि उससे श्वसन की प्रक्रिया स्मूथली होती है, नासिकाएं जब साफ रहती हैं तो, और जो भी प्रदूषण इत्यादि का प्रभाव है वो सबसे पहले नासिका में ही, नासिका के आंतरिक भाग पर ही जमा होता है, स्टोर होता है। तो उसमें षटकर्म में नेति की क्रिया नासिका को स्वच्छ करने के लिए, और कपालभाति की क्रिया कपाल को शुद्ध करने के लिए, लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए। तो लंग्स अगर शुद्ध होंगे, अच्छी ऑक्सीजन का आवागमन होगा, तो उससे हृदय भी प्रभावित होगा। क्योंकि लंग्स और हार्ट ये दोनों मिल के काम करते हैं। एक ऑक्सीजन युक्त ब्लड या ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है, तो दूसरा उसको हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए कपालभाति रक्त की शुद्धि की प्रक्रिया का अभ्यास है। दूसरा, बार बार लंग्स, जब इस कपालभाति में हम एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, तो उधर की मांसपेशियां अंदर जाती हैं, डायफ्राम ऊपर आता है, तो हार्ट के साथ साथ लंग्स के साथ साथ हार्ट में भी झटका लगता है। तो जितने हिस्से में उसका स्ट्रोक लगेगा
उस हिस्से की कार्डियक मसल्स मूवमेंट करेंगे, उन पे गति होगी। तो इस तरह से षटकर्म का अभ्यास में नेति और जो है कपालभाति, इसके साथ साथ जो दंड धौती है, दंड धौती अगर हम घरंड संहिता को देखें तो घरंड संहिता में हृदय धौती को हृदय रोग विनाशक कहा गया है। और हृदय धौती में, हृदय धौती का एक भेद है दंड धौती, जिसमें केले का जो कोमल भाग होता है, या फिर हल्दी का जो तना होता है, या फिर बेंत का जो कोमल भाग होता है, उसको मुंह के माध्यम से हृदय मध्य में घुसाने की बात कही गई है, और उसको बार बार अंदर बाहर करके उसको साफ करने की बात ये ग्रंथों में आती है। यद्यपि वर्तमान समय में उसके बाद जो दंड धोती है या वसन धोती है वो भी प्रचलित नहीं है, लेकिन कुंजल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सरल क्रिया है और लोग उसको आसानी से कर लेते हैं। तो कुंजल के द्वारा भी कार्डियक मसल्स को और हार्ट को जो है स्ट्रांग किया जा सकता है, उसको स्वच्छ रखा जा सकता है। क्योंकि हृदय का जो भाग है वो ओसोफेगस से सटा हुआ, आमाशय और ओसोफेगस से सटा हुआ है। तो यहाँ पर कफ इत्यादि की जितनी ज़्यादा अधिकता रहेगी उतना ज़्यादा वो इनडायरेक्टली हृदय हमारा उससे प्रभावित होगा। तो ओसोफेगस और आमाशय को स्वच्छ रखने से उसका प्रभाव हार्ट पर भी पड़ेगा। ये शोधन क्रिया की बात हो गई। फिर सूक्ष्म व्यायाम में देखते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम में वो अभ्यास जो कार्डियक मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, कार्डियक मसल्स पे जोर डालते हैं, वो सभी अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम में फायदेमंद होंगे। जैसे चेस्ट की क्रियाएं हैं जो वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा सर्वांग पुष्टि स्थूल व्यायाम का एक अभ्यास है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जो है अग्निसार से जुड़ी हुई जो उदर शक्ति विकासक क्रियाएं हैं, उदर शक्ति विकासक क्रिया 10 प्रकार की बताई गई स्थूल व्यायाम में। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 10 प्रकार की स्थूल व्यायाम बताए, उदर शक्ति विकासक क्रिया बताएं। तो ये 10 क्रियाओं में हार्ट सीधे प्रभावित होता है, और ये 10 क्रियाएं इनहेल एक्सहेल के साथ अब्डामिनल मूवमेंट की। बाकी उसमें लास्ट में उद्यान और अग्निसार जो आ जाता है उसमें श्वास रोकते हैं, अदरवाइज सब श्वास के साथ इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो मैक्सिमम क्रियाएं जो हैं वो अब्डामिनल मूवमेंट विद या अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। तो ब्रेथ में इनहेल के समय अलग अलग पोस्चर, बॉडी पोस्चर रहता है, लेकिन इनहेल के समय पेट को बाहर और एक्सहेल के समय पेट को अंदर ले जाने की प्रक्रिया उसमें जुड़ी हुई है, और उसकी अधिकता है। ज़्यादातर क्रियाओं में ये क्रियाएं या ये कार्य होता है, तो उससे हमारा हृदय प्रभावित होता है। अगर हम यम नियम का अभ्यास देखें तो यम नियम के अभ्यास चूँकि हमारी संवेदनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं, तो जो हार्मोनल सिस्टम है, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, उसका प्रभाव यम नियम पे सीधे पड़ता है। क्योंकि हमारे विचार, हमारे कार्य का जो हमारे भावनाओं से संबंध होता है वह हमारे मन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके माध्यम से संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हृदय रोग से बचाने में या हृदय रोग उत्पन्न करने में, दोनों में बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा रहे, इसमें यम नियम का पालन, और यम नियम के पालन में स्वाध्याय इत्यादि का अभ्यास, नियमित स्वाध्याय से फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब के लिए शरीर में वातावरण तैयार होता है। इसलिए मैं स्वाध्याय को यम नियम की रीढ़ की हड्डी मानता हूँ, क्योंकि इन सब का अभ्यास सीधे नहीं उतना स्ट्रांग संभव है, और हमें हमारे शरीर में, और खासकर मानसिक शरीर में या मेंटल बॉडी में या मनोमय कोश में जो वातावरण बनाने का काम करता है, वो स्वाध्याय सबसे बढ़िया करता है, सबसे जबरदस्त करता है। और ये वातावरण ही हमें अहिंसा आदि का अभ्यास पालन कराने में या तो सहायता करता है, और या फिर वातावरण ही हमें उसको उसके विरोधी तत्वों की ओर डाइवर्ट हो जाने में भी
जो है वो एक तरह से फोर्स का काम करता है। इसलिए मनोमय कोश का जो वातावरण है वो यम आदि को पालन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, और उसके वातावरण को बनाने के लिए सबसे प्रभावी कोई है तो वो है यम नियम में स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय नियमित करना। तो काइंड ऑफ लिटरेचर, इसमें साहित्य की जो प्रकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की साहित्य का अध्ययन नियमित किया जाएगा उस तरह की हमारी संवेदनाएं, हमारे विचार, हमारी मानसिक वातावरण बनेगा, और उसी प्रकार से या उसी के आधार पर हमारे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से अंतःस्रावी तंत्र और उसके माध्यम से फिर सारे तंत्र प्रभावित होंगे। आसन में अगर हृदय रोग न हुआ हो और हृदय को मजबूत करना हो और अपने हृदय को कार्डियक वस्कुलर डिजीजों से बचा के रखना हो तो उसके लिए मैं सूर्य नमस्कार को सबसे प्रभावशाली अभ्यास मानता हूँ, और इसके ढेर सारी साइंटिफिक स्टडी भी है। तो सूर्य नमस्कार में चूंकि ऐसी आसनों की श्रृंखला है कि कार्डियक मसल्स को संकुचित करना, फिर उसे स्ट्रेचिंग देना, फिर संकुचित करना, तो उसका आकुंचन प्रसारण कंटिन्यूअस होता रहता है एक आसन में। जैसे मान लीजिए 1 से शुरू किया तो 2 में क्या हुआ, तो हृदय के कार्डियक मसल सारी खींची, 3 में संकुचित हुई, 4 में फिर खींची, 5 में फिर संकुचित हुई, 6 में थोड़ा रिलैक्स हुई, 7 में फिर खींची, 8 में फिर रिलैक्स हुई, 9 में फिर खींची, 10 में फिर रिलैक्स हुई, 11 में फिर खींची, 12 में फिर रिलैक्स हुई। तो इस तरह से कार्डियक मसल्स का, उसके साथ लंग्स, चेस्ट इत्यादि का भी, पेट और पीठ की मांसपेशियों का भी, अगर हम इसी के साथ मस्कुलर सिस्टम को भी देखें इसमें तो, लेकिन चूंकि अभी हम कार्डियक वस्कुलर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो कार्डियोवस्कुलर के दृष्टिकोण से लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कार्डियक मसल्स को में आकुंचन और प्रसारण का कार्य कर रहा है, और ऐसा होने से कार्डियक मसल्स मजबूत होती है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है। तो आर्टरीज और वेन्स में जो कचरा जमता है, जिसको ब्लॉकेज बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरा अवरुद्ध हो जाता है, तो ब्लॉकेज नाम दे दिया जाता है, और यह ब्लॉकेज हार्ट अटैक का कारण बनता है, एंजाइना पेन का कारण बनता है, और ढेर सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कारण बनता है। तो उस से बचने के लिए, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे प्रभावशाली अभ्यास है। इसके अलावा और भी ढेर सारे आसन हैं जो हार्ट को सीधे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पीठ के बल देखें तो नौका आसन है, पीठ के बल हल आसन है, अर्ध हल आसन है, कर्णपीड़ा आसन है, सर्वांग आसन है, ये सब प्रभावित करते हैं कार्डियक मसल्स को। और अगर पेट के बल देखें तो पेट के बल भुजंग आसन, धनुरासन, बोथ आर वेरी इफेक्टिव फॉर कार्डियक वस्कुलर सिस्टम, कार्डियक मसल्स। भुजंगासन, धनुरासन तो सीधे इमीडिएट कार्डियक मसल्स के एक एक हिस्से में स्ट्रेचिंग भी पैदा करता है, हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा, हार्ट की मसल्स स्वस्थ होंगी। जब वहाँ पर स्ट्रेचिंग आएगी तो वहाँ की मसल्स को भी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तभी वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो ब्लड वहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है उससे उसका कोई भोजन थोड़े मिलना है। भोजन तो जब कार्डियक सेल्स में सेलुलर लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी जाकर के उसके हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होंगी। तो इसी तरह से सिटिंग पोस्चर में भी ढेर सारे आसन हैं, पश्चिमोत्तानासन, उष्टासन और उत्तान मंडूकासन, गोमुखासन भी हार्ट को प्रभावित करता है। तो ढेर सारे आसन हैं जो कार्डियक मसल्स पर सीधे अपना प्रभाव डालते हैं, सीधे हार्ट रेट बढ़ाते हैं, सीधे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं, और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ब्लड सर्कुलेशन को ले जाते हैं, इतना तीव्र कर देते हैं। तो इस तरह से बीमारी न होने की अवस्था में इन आसनों के अभ्यास से या इस प्रकृति के आसनों के नियमित अभ्यास से अपने हार्ट को, अपनी कार्डियक मसल्स को स्वस्थ रखा जा सकता है, समुन्नत बनाया जा सकता है। मुद्रा बंध में उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, सारे बंध प्रभावी हैं। मुद्रा में ज्ञान मुद्रा इत्यादि भी प्रभावी है। इसके अलावा विपरीत करणी मुद्रा भी प्रभावी है, तड़ागी मुद्रा भी प्रभावी। तड़ागी मुद्रा पश्चिमोत्तानासन में कोई विशेष बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सारे अभ्यास हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। प्राणायाम सीधे तौर पर आता है, क्योंकि प्राणायाम से हमारे शरीर में जहाँ एक और ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, नंबर ऑफ ब्रेथ भी कम होते हैं, इसके साथ साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का
सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के बढ़ने से, क्योंकि मुख्य जीवन का आधार केवल प्राण ही है और उसी प्राण को ही हार्ट पूरे शरीर में संवाहित करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो प्राणायाम इस क्रिया में, प्राणायाम इस तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इजी वे में ज़्यादा मात्रा में इंटेक करने की एक टेक्निक है। और अलग अलग तरह की टेक्निक्स में अलग अलग प्रकृति के प्राणायाम शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी प्रचुरता रहती है। ध्यान हमारे सीधे विचारों को प्रभावित करता है। तो अगर 5-7 मिनट रोज पर डे ध्यान किया जाता है तो रोज के अभ्यास से धीरे धीरे मन में भी स्थिरता होने लगती है, मन को एक आदत पड़ जाती है टिकने की। जैसे ढेर सारी आते हैं हम मन में, नियमित अभ्यास कर 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 करके उसको हम स्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मेडिटेशन भी नियमित करके हम अपने ध्यान को बढ़ा लेते हैं, ध्यान के अभ्यास को बढ़ा लेते हैं। और ध्यान का अभ्यास जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, तो नियमित अभ्यास से हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे उनके साइकिल को हम नहीं मजबूत होने देते हैं। बीच में थोड़ा भी 2 मिनट का भी हमने अगर ध्यान कर लिया तो एक तो हमारा ध्यान भी टिक जाता है, दूसरा है जो कोई ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं जिनकी संवेदनाएं, जिनके विचार, जिनके चिंतन हमारे को क्षति पहुंचाते हैं, तो उनका साइकिल नहीं स्ट्रांग होने पाता, वो साइकिल टूट जाता है। और तीसरा जो इसका विज्ञान है मेडिटेशन का, कि अगर अपनी बॉडी पर आप ध्यान करते हैं तो जिस हिस्से पर ध्यान करते हैं वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उस अंग में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है। और ये दोनों कार्य जिस भी हिस्से में होंगे, वहाँ की मसल्स, वहाँ की सेल्स, वहाँ के सिस्टम्स, वो सब क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, उनकी कार्य क्षमता अधिक होगी। यही आसन में और प्राणायाम में यही सिद्धांत काम करता है, क्योंकि जो काम होता है वो सेल को स्ट्रांग करने का होता है। संबंधित अंग की सेल अगर सशक्त हैं तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो अगर सेलुलर लेवल पर ये काम हो जाता है तो अपने आप वो सिस्टम और उस सिस्टम से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में जो प्रमुख सावधानियां हैं वो ध्यान देना आवश्यक है। अगर ब्लॉकेज वगैरह हो गया है या हार्ट की मसल्स वीक है तो कोई ऐसे अभ्यास नहीं करना चाहिए। वाल्स में अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल ऐसा कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए जो हार्ट पर जोर डालता है, जो कार्डियक मसल्स पर दबाव पैदा करता है। ऐसे कोई अभ्यास नहीं करने चाहिए अगर रोग की अवस्था हो गई तो। लेकिन अगर रोग की अवस्था नहीं है तब उन्हीं अभ्यासों से अपने हम हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, जिनका भी मैंने अलग अलग पोस्चर्स में नाम लिया। लेकिन अगर हृदय रोग की समस्या है, मसल्स, कार्डियक मसल्स वीक हैं, या वॉल में कोई समस्या है, पेन इत्यादि एंजाइना होता है, तो ये सब आप आसन नहीं करने चाहिए जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, जैसे कि पेट के बल लेटने वाले भुजंगासन, धनुरासन, या पीठ के बल लेटने वाले हलासन, सर्वांगासन, कर्णपीड़ासन, या फिर चक्रासन, या फिर बैठ के होने वाले पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन। तो ये सब आसनों का अभ्यास हृदय की स्वस्थ अवस्था में ही करना है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित इस तरह कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो उसे इन तरह के आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसकी समस्या बढ़ सकती है, उसको क्षति हो सकती है। नेक्स्ट, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम चूँकि हमारा शरीर मांसपेशियों का ही बना हुआ है, मसल्स का ही बना हुआ है, और मस्कुलर सिस्टम पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आएगा योगिक अभ्यासों में वो सूक्ष्म व्यायाम और आसन। सूक्ष्म व्यायाम और आसन, ये दो योग के अभ्यास ऐसे हैं जो मस्कुलर सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि मांसपेशियों के आधार पर ही हमारा शरीर एक सुसंगठित संरचना में आबद्ध है। और आसन जो होते हैं वो पोस्चर से संबंधित, संरचना से संबंधित होते हैं। हम शरीर को अलग अलग आसनों के अभ्यास में शरीर को अलग अलग तरह की आकृति देते हैं, अलग अलग तरह के पोस्चर्स बनाते हैं शरीर से, और उस पोस्चर में उसको स्टेबल करने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आसनों के अभ्यास में सीधे 3 चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, एक तो मसल्स, दूसरा बोन्स, और तीसरा ज्वाइंट। ज्वाइंट तो ऐसे कुछ है नहीं, ज्वाइंट तो जो दो बोन्स जहाँ मिलते हैं उस हिस्से को बोलते हैं, और वहाँ पर ज्वाइंट्स को एक उसके कार्य के अनुरूप सहायता प्रदान करने के लिए
वहाँ के मोमेंट्स को बनाए रखने के लिए फ्लूइड इत्यादि होता है। तो मस्कुलर सिस्टम पे मुख्य रूप से हमें हमारे आसन प्रभावित करते हैं। जिस अंग की मसल्स को स्ट्रांग करना हो उस अंग पर खिंचाव और दबाव दोनों, और मुड़ाव और ऐंठाव, ये सब तरह के, स्ट्रेचिंग भी हो, संकुचन भी हो, बेंडिंग भी हो, ट्विस्टिंग भी हो, तो ये सारे नेचर के अभ्यास अगर वहाँ पर मिलाए जाते हैं तो उससे हमारे मस्कुलर सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा, शरीर की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, और अगर मसल्स मजबूत हैं तो अपने आप हमारा शरीर मजबूत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, शरीर समुन्नत होगा। इसमें यम नियम या मुद्रा या प्राणायाम या मेडिटेशन, इन सब का इनडायरेक्टली बेनिफिट है, क्योंकि हमारा शरीर तो एक यूनिट के रूप में काम करता है। ऐसा थोड़ा है कि हार्ट अलग है और रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव अलग है, काम भले अलग अलग करते हैं, लेकिन ये पूरे एक शरीर की एक यूनिट है, और उस शरीर के एक यूनिट के अंग के रूप में ये सब अंग काम करते हैं। तो इस तरह से षटकर्म का, यम नियम का और मुद्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब का भी अपने अपने दृष्टिकोण से इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सीधे तौर पे अगर मस्कुलर सिस्टम को कोई प्रभावित करेगा तो वो करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और आसन। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उन पे योग का कैसा अभ्यास आता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं, उनके अलग अलग काम हैं। उसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के ओवरी यूट्रस के लिए सबसे प्रभावशाली आसन शलभासन है, उसको फीमेल का आसन कहा भी जाता है। तो शलभासन जो है वो ओवरी यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, या ओवरी और यूट्रस, फलोपियन ट्यूब, इन अंगों को थोड़ा सशक्त करने के लिए, वहाँ को मजबूत करने के लिए, वहाँ की मसल्स को मजबूत करने के लिए, वहाँ के अंग को मजबूत करने के लिए शलभासन सबसे प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त सूर्य नमस्कार पूरे सिस्टम पर प्रभाव डालता है। और बैठने के आसनों में से भद्रासन, उत्तान मंडूकासन, वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, तो ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को ये सब प्रभावित करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस पे शलभासन को सबसे मेन आसन कहा गया है। अगर कोई वैसी बीमारी नहीं है तो धनुरासन, चक्रासन, और करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है, कर सकता है, तो धनुरासन, चक्रासन भी हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। तो शलभासन के साथ साथ हम चक्रासन का अभ्यास, भुजंग आसन का अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास भी इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आसनों के साथ साथ षटकर्म का भी बड़ा योगदान है, और षटकर्म के साथ साथ प्राणायाम का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें हमारी मनोदशाएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो विचारों के आधार पर रेगुलेट होता है। तो इसलिए हमारे विचार सात्विक हों, हमारे विचार योगा अनुकूल हों, हमारे विचार ऐसे न हों, हमारी सोच ऐसी न हो, और हमारे कार्य ऐसे न हो जो मन में अनावश्यक डर को बनाए रखें, डर को उत्पन्न करें। इसलिए यम नियम का ऐसा अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास में थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास, इन सारी चीज़ों का भी एक संतुलित समावेश रखना चाहिए, जिससे हमारी मनोदशाएं प्रभावित न हो, हमारे विचारों में उथल पुथल न होने पाए, हम मानसिक रूप से संतुलित रहें। क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की समस्याएं हैं उसका बड़ा कारण इस तरह की समस्याएं भी होती हैं कि व्यक्ति को चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, व्यक्ति को एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, व्यक्ति को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति जो है वो सोचता बहुत ज़्यादा है, या व्यक्ति को थायराइड, पैराथायराइड असंतुलित हो गई है। तो इस तरह के जो सिम्टम हैं या इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यम नियम का पालन, यम नियम में अहिंसा इत्यादि, और स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट, नियमित स्वाध्याय का अभ्यास, और प्राणायाम और मेडिटेशन, ये सारे अभ्यास इसमें प्रभावी हैं। प्राणायाम चूँकि जो पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं उसमें कुछ न कुछ मानसिक दबाव या कुछ टेंशन या कुछ स्ट्रेस चलता ही रहता है,
उसके लिए प्राणायाम, अगर ब्लड प्रेशर रक्तचाप सामान्य रहता है, हाई और लो नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम से अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन भस्त्रिका के अतिरिक्त भी जो भ्रामरी प्राणायाम है, किसी भी अवस्था में, किसी भी बीमारी की अवस्था में किया जा सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई समस्या मानसिक दबाव के कारण उत्पन्न हो रही है, मानसिक भय के कारण उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे मेंटल परिस्थितियां हैं, मानसिक मनोदशाएं हैं, तो उसमें जो है ये प्राणायाम का अभ्यास भी काफ़ी प्रभावशाली होगा। प्राणायाम का अभ्यास जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस जानते हैं आप लोग? जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। जो लोग ना जानते हो, नाम मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 5 सेंसेस आपको जरूर मालूम होने चाहिए। सेंसेस मीन्स ज्ञान देने वाली, जिनसे हमें ज्ञान होता है। अगर ये सेंसेस ना हो तो हमें कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। ये 5 सेंसेस अगर ना हो, हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। तो 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कर्णेंद्रिया। कर्णेंद्रियों से हम क्या करते हैं? हमें शब्द सुनाई, इसकी तन्मात्रा शब्द है, हम सुनते हैं। नंबर 2 पे त्वचा, स्किन। स्किन क्या सेंस करती है? स्किन वायु को सेंस करती है। तो वायु के माध्यम से हमें क्या पता चलता है जब स्किन हमारी सेंस होती है? तो ठंडी का, गर्मी का, सॉफ्ट का, हार्ड का, नुकीले का, चिकनेपन का। चिकनेपन मीन्स आयली नहीं, आयली दूसरा, चिकने मीन्स उसके जो सतह है। तो ये सारा ज्ञान किससे होता है? ये त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से होता है। इट इज सेकंड सेंसरी ऑर्गन। थर्ड नंबर पे क्या ज्ञान होता है? थर्ड नंबर पे रूप का ज्ञान होता है, स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है। ये कौन कराता है? चक्षु, आइस कराती है। तो जो तीसरा है सेंसरी ऑर्गन क्या है? चक्षु है, जो रूप का ज्ञान कराता है। इसके बाद चौथा हो जाएगा जिह्वा। जिह्वा टेस्ट का ज्ञान कराती है। जिह्वा हमें ये बताती है कि कौन मीठा है, कौन खट्टा है, कौन कसैला है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो जो टेस्ट का ज्ञान है वो कौन कराती है? टेस्ट का ज्ञान हमें जिह्वा कराती है। अब उसके बाद फिर अगला क्या है? तो लास्ट नासिका है। नासिका से हमें गंध का ज्ञान होता है, हमें गंध का पता चलता है। तो इस तरह से 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें इस जगत के ज्ञान को कराती हैं। तो इन पर हमारे योगाभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? इनका जो कार्य है वो सुगमता पूर्वक होने लगता है। इनके कार्य की स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है। आप देखिए जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो लोगों में ये 5 सेंसेस की जो मैंने बातें बताई ये कम होती जाती हैं। और कुछ कुछ तो यंग एज में भी कुछ कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत लाइट होती हैं या उधर उनका ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि घ्राण। घ्राण किसका है? नासिका का है। अब घ्राण के बारे में कुछ लोगों को कम एज में ही या कुछ लोगों को किसी भी एज में उनको पता ही नहीं चलता है। गंध का ज्ञान उनका बहुत लाइट होता है, बहुत कम होता है। बाकी एज के साथ सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कम होती जाती हैं। देखना और सुनना तो सीधा प्रभावित होता है उम्र के साथ। और टेस्ट नॉर्मली अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो टेस्ट नॉर्मली बना रहता है, टेस्ट लोगों को मिलता रहता है। यह बुखार या कुछ रोग की अवस्थाओं में ही समस्या होती है कि जहाँ पर ये काम नहीं करते हैं, जो है क्या बोलते हैं, टेस्ट जो है वो कुछ कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी टेस्ट मिलता रहता है लोगों को। उसका एज से कोई बहुत उतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन दिखाई पड़ना और सुनाई पड़ना, चक्षु जो सेंस है और जो स्रोत सेंस है कर्णेंद्रिया, ये दोनों का एज से सीधा संबंध है। और एज के साथ साथ एक एज में ये अपना साथ छोड़ने लगती हैं, अपना फंक्शन नहीं करती। तो योगाभ्यास के द्वारा इनके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको लंबे समय तक मेंटेन रखा जा सकता है। आँख से दिखना, त्वचा से अनुभव होना, कान से सुनाई पड़ना, आँख से दिखाई पड़ना या जिह्वा से स्वाद मिलना, ये जो भी सेंसरी ऑर्गन्स के काम हैं उस काम को लंबे समय तक मेंटेन रखने में हमारे योग के अभ्यास प्रभावशाली। जैसे चक्षु के लिए षटकर्म के अंतर्गत नेति क्रिया और त्राटक क्रिया बहुत प्रभावशाली है।
चक्षु मीन्स आँखें, आइस। तो आँखों के लिए नेति क्रिया को बहुत प्रभावशाली माना गया है। इसी प्रकार एक एक सेंसरी ऑर्गन्स लीजिए। कर्ण के लिए, तो कर्ण के लिए तो बाकायदा कर्णधोती ही बताई गई है, कानों के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए। ग्रंथ संहिता में जाइए और ग्रंथ संहिता में कर्णधोती जो है, दंत धोती एक भेद है। दंत धोती के अंदर 5 प्रकार की धोती आती है, तो उसमें से एक कर्णधोती भी है। कर्णधोती भी उसका एक भेद है। तो इसी तरह से कर्ण इंद्रिय के लिए हो गया। जिह्वा के लिए जो है वो जिह्वा मूल को शोधन की बात भी बताई गई है उसी पंचधौती के अंतर्गत। तो जिह्वा मूल का शोधन हठ योग में, उसकी भी ग्रंथ संहिता में शिक्षा दी गई है, उसका भी हमारे लिए महत्व है। इसी तरह से सेंसरी ऑर्गन्स, त्वचा। त्वचा जो है वो जो भी आसन के अभ्यास है वो त्वचा के सेंसेस को मेंटेन रखते हैं। एक बार रोम छिद्रों से स्वेटिंग हो जाती है तो उससे शरीर की गंदगी भी निकल जाती है और जो है त्वचा स्वस्थ भी रहती है। तो इसी तरह से और कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स बचे? पेट को ठीक रखने से हमारे टेस्ट मेंटेन रहेगा, और पेट को ठीक रखने के लिए तो बहुत सारे अभ्यास हैं, षटकर्म में भी हैं, आसन में भी हैं। तो षटकर्म और आसन ये 2 अभ्यास तो सीधे प्रभावित करते हैं। षटकर्म में तो संघ प्रक्षालन इत्यादि क्रियाएं होती हैं जो उदर को स्वच्छ रखने के लिए की जाती हैं, और इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो इस तरह से यम नियम हो, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे षटकर्म हो, चाहे आसन हो, ये सभी हमारे सेंसेस को प्रभावित करते हैं। इसमें अलग अलग सेंसेस के लिए कुछ कुछ अलग अलग अभ्यास हैं जो ज़्यादा उन पे प्रभावी हैं, उन पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आराधना अब आई हो। तो ये 5 सेंसेस का आपने योग के प्रभाव को 5 सेंसेस पे अलग अलग करके देखा। इसमें नासिका के लिए भी जो है नेति क्रिया और प्राणायाम, ताकि हमें जो है वो घ्राण का ज्ञान, गंध का ज्ञान, गंध का ज्ञान कान से सुनने का, घ्राण का ज्ञान, और त्वचा से सेंसेस का ज्ञान, अनुभव स्पर्श के माध्यम से, जिह्वा से टेस्ट का ज्ञान। तो ये सारे ज्ञान एक सम्यक अभ्यास के द्वारा मेंटेन रहते हैं। इनकी कार्य क्षमता जो है लंबे समय तक मेंटेन रहती है। लेकिन कुछ कुछ अभ्यास स्पेसिफिक हैं जो पर्टिकुलर किसी सेंसेस के लिए, और उनके अभ्यास से वह सेंस सीधे तौर पे प्रभावित होता है। एक बार मैं सेंसेस का फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। कर्णेंद्रियाँ, कर्णेंद्रियाँ यानी कान, कान से हमें क्या होता है? सुनाई पड़ता है। तो कान से सुनाई पड़ने के लिए कर्णधोती का अभ्यास भी बताया गया है, और कर्णधोती के साथ साथ जो अन्य सूर्य नमस्कार इत्यादि है, इस तरह के अभ्यास हैं, उनका भी सीधा संबंध है कर्ण सेंसेस। इसी तरह से दूसरी सेंसरी ऑर्गन ले लीजिए। कर्णेंद्रिय के बाद दूसरी क्या आएगी? तो दूसरे नंबर पे आएगी त्वचा। त्वचा तन्मात्रा किसकी है? स्किन की, वायु की है। तो वायु उसका स्रोत माना जाता है। ये जो त्वचा है, ये मुख्य रूप से ऐसे अभ्यास है जिसमें एक बार अच्छे से स्वेटिंग हो जाए, अच्छे से बॉडी जो है वो हीट हो जाए, उसमें सूर्य नमस्कार या ऐसे अभ्यास जो थोड़ा मेहनत वाले अभ्यास हैं, उन अभ्यास से हमारी त्वचा की कार्य क्षमता, त्वचा रूपी सेंसेस की कार्य क्षमता मेंटेन रहती है। इससे जुड़ी हुई समस्याओं के होने की संभावना नहीं रहती है। तो नंबर 3 पे अब क्या आएगा? आग। आग यानी कि तन्मात्रा उसकी क्या है? तन्मात्रा उसकी है रूप, और इंद्रिय क्या है? चक्षु, चक्षु नेत्र। तो इसके लिए कौन सा अभ्यास? इसके लिए नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के अभ्यास हैं, षटकर्म के अभ्यास हैं। षटकर्म में नेति का अभ्यास है जो आँख के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे हम अपनी आइस सेंसेस को, आइस सेंस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी हो गई। चौथे नंबर पे कौन आएगी? आइस के बाद चौथे नंबर पे जिह्वा आएगी। तो जिह्वा को जिह्वा मूल का शोधन भी, और उसके साथ साथ जो है वो जिह्वा मूल के शोधन के साथ साथ ऐसे अभ्यास करना जिन अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र सही रहे। पाचन तंत्र अगर सही रहेगा तो अपने आप जो है वो हमें जो जिह्वा इंद्रिय है उसका फंक्शन, उसका कार्य का लाभ हमें मिलता रहेगा, वो अपना कार्य करती रहेगी।
तो ये टेस्ट के बाद फिर अब आखिरी जो तन्मात्रा है उसका नाम है गंध। नासिका से जो हमें उसका ज्ञान होता है, उसकी इंद्रिय सेंस कौन है? नासिका। तो नासिका सेंस से को अच्छे से काम कराने के लिए भी यहाँ जलनेति ही उपयोगी होगी मुख्य तौर पे। जलनेति को ईएनटी डॉक्टर भी कहा जाता है, जिससे नाक की समस्याएं, गले की समस्याएं, कान की समस्याएं, इन सारी समस्याओं का निदान जलनेति के अभ्यास से होता है। तो नेति क्रिया से भी हम नासिका के सेंसेस को मेंटेन रख सकते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बनाए रख सकते हैं। इस तरह से कुछ सरल अभ्यासों का हमने देखा। प्राणायाम का भी प्रभाव नासिका पे है, और ऑल ओवर सारे एक अभ्यास का कोई एक सिस्टम तक सीमित नहीं है, उसके शरीर के सारे अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये वो अंग हैं जिन पे सीधे और ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये सब प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग करके चारों सिस्टम्स पे देखे। आज के टॉपिक में सबसे पहले था कार्डियोवास्कुलर, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, और उसके बाद फिर 5 सेंसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये पांच सिस्टम के बारे में हमने देखा। 1 2 3 4 चार सिस्टम्स के प्रभाव को हमने देखा यौगिक अभ्यासों के द्वारा, किस तरह से वो प्रभावित होते हैं, और अगर उनमें बीमारी है तो कैसे करना चाहिए, अगर वो अंग स्वस्थ हैं तो कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो ये प्रमुख कुछ बातें आज की इस कक्षा में चर्चा हुई। अब आज से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है किसी का तो पूछिए। तो प्रश्न का सत्र इसी के साथ प्रारंभ करते हैं और लेक्चर यहीं पर समाप्त।